नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, ये जो आज की क्लास है दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो है पारिस्थितिकी और यानी कि इकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आज की दूसरी वीडियो है दोस्तों। मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ जो कि महत्वपूर्ण है आपको किसी भी IAS PCS एग्ज़ाम, यूपी टेट, सी टेट या कैसी भी टेट एग्ज़ाम हो या नेट का फर्स्ट पेपर। नेट के फर्स्ट पेपर में दोस्तों इससे 5 प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक है और आपको बेसिक होना ज़रूरी है जानकारी, तो उसी क्रम को रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। इकोलॉजी जो है दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव पर वातावरण के प्रभाव तथा जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 1866 या कुछ लोग बताते हैं 1869 यानी कि 69 में अर्नस्ट हैकल यानी कि द्वारा किया गया। ठीक है, तो दोस्तों दोनों बात याद रखना आप, इकोलॉजी और जो मैं पहले एनवायरनमेंट पढ़ा रहा था वो दोनों का चर्चा अलग अलग हुई है। वो 1800 कुछ में हुई है और ये इसका समयकाल जो है दूसरा अलग है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो दोस्तों प्रकृति के साथ जीने की प्रक्रिया ही का प्रतिबिंब है और इस आपसी प्रकृति संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी का विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिक है दोस्तों ये शब्द। और अगर हम शाब्दिक रूप में देखें तो ये जीवांत स्थान का या विज्ञान यानी जीवांत स्थान का विज्ञान हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और व्यावहारिक शब्दों में हम इकोलॉजी की परिभाषा यह हो सकती है कि पारिस्थितिकी एक बुनियादी क्रियात्मक इकाई है जिसमें सभी जीवांत जीवों उनके भौतिक वातावरण और सभी पारस्परिक संबंधों को शामिल किया जाता है जो एक विशिष्ट स्थल की इकाई में और उसके बीच में घटित होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जीव है क्या इकोलॉजी? इकोलॉजी दोस्तों जो है जो जीव लोग यानी जीवित जो भी हम जीवित लोग हैं, जीव जंतु जितने भी हैं वो, और जो हमारे प्राकृतिक वातावरण है और भौतिक वातावरण है, इस सब के जो सिस्टम है दोस्तों, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, तो सब वो एक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर ही दोस्तों अगर आते हैं सब, तो इस सब को इकोलॉजी बोलते हैं। और मैं और छोटी सी बात है और एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों आपको। जैसे पारिस्थितिकी को पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। इकोलॉजी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जहाँ पर जीव जंतु और भौतिक और रासायनिक संघर्षों को जो भी क्रियाएं दिखाई जाती है दोस्तों, वहाँ उसको इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी के दोस्तों मोस्टली से 3 स्तर होते हैं। पहला होता है जीव जंतु, यानी कि ये कैसे वातावरण से प्रभावित होते हैं और वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जीव मैंने जैसे भी कल पिछली वीडियो में बताया था कि वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे ये इनसे प्रभावित होते हैं ऐसे। और दूसरा होता है दोस्तों पॉपुलेशन, तीसरा होता है समुदाय यानी कि कम्युनिटी, जनसंख्या और समुदाय। ठीक है, तो इकोलॉजी के 3 स्तर होते हैं और ये तीनों डिपेंड करते हैं भौतिक रासायनिक रूप से कैसे डिपेंड करते हैं वातावरण को। ठीक है, और आगे बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे दोस्तों फिर चलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। तो दोस्तों जो इकोलॉजी है वो पूरी की पूरी पारिस्थितिक तंत्र पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इकोसिस्टम को सर्वप्रथम वर्ष 1935 में आर्थर टांसले यानी कि ऑथर टांसले ने परिभाषित करने का प्रयास किया था। दोनों दोस्तों याद रखना, इकोलॉजी को किया था अर्नस्ट हैकरले 1866 ईस्वी में और पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम को किया है आर्थर टांसले 1935 में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि दोनों के नाम को आप याद रखिएगा, इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों अलग हैं और दोनों को अलग अलग परिभाषित किया गया। ठीक है, इकोसिस्टम जो होता है वो जीवित प्राणियों का एक आत्म विनिमय समुदाय है यानी कि सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी है जो परस्पर एक दूसरे को प्रभाव करते हैं या उनसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम जैसे प्रभावित करते हैं, जैसे सपोज करो प्रभाव करना, प्रभावित करने मतलब एक इकोसिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल हम देते हैं, जैसे हम किसी कम्युनिटी में रहते हैं, जैसे हम इस शहर में रहते हैं, तो जैसे इंसान कुछ एक दूसरे से प्रभावित तो करता है वातावरण को और वातावरण करता है इंसान को। एक खाद्य श्रृंखला जैसे हम ले सकते हैं, सपोज करो घास का मैदान है और उस पर घास को खाने वाले कीड़े होते हैं या जानवर होते हैं, जैसे बकरी गाय भैंस, उनका हम दूध पीते हैं, उनको खाते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे को से प्रभावित कर रहे हैं और एनर्जी फ्लो करती है। तो एक दूसरे से प्रभावित करना यानी कि इकोसिस्टम वही होता है जो एक दूसरे से प्रभावित करता है और उसका बैलेंस बना रहे। और ये प्रभावित या बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है बिगड़ जाएगा और जो यहाँ पर जीवन है दोस्तों खत्म हो जाएगा। तो ये इकोसिस्टम जो है दोस्तों वो हमारी पृथ्वी पर ही है, तो इसीलिए उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है।
फॉर एग्जाम्पल आपको और चीज़ें कुछ छोटी छोटी बताऊंगा दोस्तों। इसका निर्जीव और भौतिक बात पर्यावरण के साथ पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों मैंने कहा ना ऊर्जा का आदान प्रदान जैसे कि घास से ऊर्जा कौन लेता है? घास, सबसे पहले घास ऊर्जा लेती है सूरज से और मृदा से, और तब वो पौधे बनते हैं, फिर उसको खाती है गाय, है ना, और गाय को फिर खाता है मनुष्य या कोई और जानवर। तो ये क्या है? ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। उदाहरण स्वरूप वन पारिस्थितिक तंत्र और सागर पारिस्थितिक तंत्र। दोस्तों जैसे कि वन का पारिस्थितिक तंत्र और सागर का पारिस्थितिक तंत्र, इसका बहुत ही एग्जाम्पल है। जैसे वन में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं, फिर मांसाहारी होते हैं, फिर उनके भी मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं जो उनको भी खाते हैं। तो ये क्या है? एक इको सिस्टम है। और सबसे बड़ा जो इको सिस्टम है वो है सागर का। वहाँ बहुत सारी छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, शैवाल और बहुत सारी उनसे बड़ी मछलियाँ एक दूसरे खाते हैं। तो जितना बड़ा इको सिस्टम, जितना बड़ा होगा, मतलब इकाई होंगी, उतनी बड़ी इकोसिस्टम ज़्यादा होगा, ठीक है। और मैं आपको धीरे धीरे आगे बताता जाऊँगा दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है। अब चलेंगे, इकोसिस्टम मुख्यतः मुक्त होता है, यानी कि ओपन होता है। इकोसिस्टम हमेशा ओपन ही होगा, और ओपन नहीं होगा तो सब कुछ, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इकोसिस्टम कैसा होता है? मुक्त होता है। हमेशा ध्यान रखना, कहीं प्रश्न आता है तो ध्यान रखना, इकोसिस्टम हमेशा मुक्त होता है, यानी कि ओपन होता है, जहाँ ऊर्जा का बाह्य संसार मुक्त आदान प्रदान होता है, यानी कि ओपन इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों जीव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर। जीव मंडल क्या है? इस ग्रह पर सभी पारिस्थितिक तंत्र परस्पर जुड़े हुए हैं। तो जितने भी पारस्परिक तंत्र हैं दोस्तों, चाहे वो घास के मैदान का हो, चाहे सागर का हो, चाहे जल का हो, और चाहे वो स्थल का हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे वन का हो, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े भी हुए हैं। कोई छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। इकोसिस्टम छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। तो वो एक दूसरे पर क्या है? जुड़े हुए हैं, और तथा एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। सब एक दूसरे आश्रित भी हैं। जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर वायु, जल, स्थल, मृदा तथा सेल युक्त एक जीवदायी परत होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। और सामान्यतः जैव मंडल में पृथ्वी के हर उस अंश का समावेश होता है जहाँ जीवन पनपता है। तो दोस्तों ये जीव मंडल है, क्योंकि बायोस्फीयर है इसीलिए तो हम यहाँ पर जिंदा है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति एक बायोस्फीयर पर होने की बहुत आवश्यकता है। अगर कहीं बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल नहीं है तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। जीवन और उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए? जैसे कि सबसे बड़ी है पारिस्थितिक तंत्र होना जरूरी है, वायु जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, जल जरूरी है, स्थल, मृदा, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, यानी कि जीने की एक जगह, ठीक है, जहाँ जीवित रहने की एक जगह जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? जीव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर, ठीक है। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे इकोसिस्टम एक प्राकृतिक कार्यात्मक इकाई है। इकोसिस्टम क्या है? एक प्राकृतिक कार्यात्मक इकाई, यानी कि बाई नेचुरल अपने आप ये कार्य करती है दोस्तों। इसके लिए कोई हम अलग से फोर्स नहीं लगा सकते, और इसको हम खुद से बदल नहीं सकते। जैसा प्रकृति ने दिया है वैसे ही चलता रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज तो प्राकृतिक आपदाएं या बहुत बड़ी घटनाओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। इकोसिस्टम क्या है? एक खुला हुआ तंत्र है, जैसे मैंने पहले बोला इकोसिस्टम हमसे खुला है। अगर वो बंद हो जाएगा तो वहीं पर हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा, यानी कि जो चक्र चल रहा है वो चक्र टूट जाएगा, और टूटने से साइकिल जो टूट जाएगी तो फिर क्या होगा? एक दूसरे को प्राणी एक दूसरे को खा जाएंगे और मर जाएंगे, और यहाँ पर जीवन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ओपन होना बहुत जरूरी है। इकोलॉजी अर्थात जीव प्लस वातावरण का अध्ययन। इकोलॉजी दोस्तों क्या होता है? इकोलॉजी होती है जीव का और वातावरण का अध्ययन, यानी कि हम जीवों के और वातावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। एक सिंपल साधारण सी भाषा में ये मैंने आपको समझाया है कि जीव और वातावरण के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उस एक पेज से ही ये मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन 100% हर एग्जाम के लिए पक्का हो जाएगा, 100%। तो दोस्तों ये घटक यानी कि कंपोनेंट, दोस्तों इस घटक या कंपोनेंट से एक प्रश्न आपका हर एग्जाम के लिए पक्का हो जाएगा, चाहे वो नेट का हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, किसी का भी सिविल सर्विसेज का, और चाहे टेट का हो, यूपी टेट, सी टेट, कोई सा भी टेट का हो, यहाँ से एक प्रश्न आपका हर किसी एग्जाम के लिए पक्का हो जाएगा। बस आपको ये एक चार्ट बना के रखना है, जैसा कि मैंने बना रखा है, और उस चार्ट को रट लेना है या समझ लेना है। कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, या तो रट लें या समझ लें। अगर दोनों में से कुछ भी करेंगे आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों घटक, कंपोनेंट क्या होते हैं दोस्तों? कंपोनेंट वो होते हैं जो हमारे जीव मंडल में जो जीव मंडल का एक हिस्सा है, जिससे कि हमारी एक कार्बन साइकिल, जो हमारी ऊर्जा की साइकिल है, जिससे चलती है, तो वो होते हैं घटक, यानी कि जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों घटक हुए, यानी कि हमारे जो इकोसिस्टम की साइकिल को चलाने वाले जो तत्व होते हैं उसे घटक कहते हैं।
और इन घटक यानी कि कंपोनेंट्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक दोस्तों होता है बायोटिक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, और अजैविक को हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो ये पूरी की जो पूरी साइकिल है दोस्तों इन दोनों पर इन घटकों पर ही डिपेंड रहती है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, जो जैविक घटक है दोस्तों वो 3 भागों में डिवाइड है, और जो अजैविक है वो भी 3 ही भागों में है। ठीक है, लेकिन कई जगह अजैविक को 2 भागों में दिखाया गया है, लेकिन वह मुख्यतः वो 3 भागों में। तो दोस्तों जैविक घटक क्या है, बायोटिक घटक को हम जो कहेंगे बायोटिक, वो 3 भागों में है। एक है उत्पादनकर्ता, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक। यानी कि एक तो हो गया प्रोड्यूसर जिसे ऑटोट्रॉफस भी बोलते हैं, कंज्यूमर, और फिर उसके बाद डिकम्पोजर। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा उत्पादक कौन है दोस्तों। उत्पादक वो हैं जो सूरज की रोशनी से और मृदा से रासायनिक क्रिया बदल करके हमें जो भोजन देते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। ठीक है, तो वो क्या है, हमारे उत्पादक हो गए। उत्पादन करता है, वो उत्पादन करते हैं, वो किसी से एक दूसरे से ऊर्जा नहीं लेते, एक दूसरे से खाते नहीं है, किसी और से बंटवार नहीं करते, वो खुद वायुमंडल से, हमारे वायुमंडल से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे जो अपघटक हैं या हमारे जो अवशेष हैं, गलत पदार्थ हैं, उनको भी वो यूज करते हैं अपने भोज्य पदार्थ के रूप में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारी लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या हो गया, उत्पादक करता हम पौधे हो गए, पेड़ पौधे घास जितनी भी है दोस्तों वो उत्पादक करता है। क्या काम होते हैं दोस्तों, उनके 2 मुख्य काम होते हैं। एक तो होते हैं अकार्बनिक यौगिक का कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, आप एक ध्यान रखना दोस्तों, ये छोटा सा लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके देख सकते हैं। अकार्बनिक यौगिक का कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करते हैं। दूसरा होता है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। क्या करता है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। ये इनके 2 मुख्य कार्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगी रासायनिक की बात। अगर हम फिजिकली या अपनी आम भाषा की बात करें तो ये कहेंगे कि ये भूमि यानी कि मृदा से और जल और सूरज से रोशनी लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हमारे लिए भोजन प्रदान करते हैं। यानी कि जो हमें घास, पेड़ पौधे, फल, वृक्ष जितने हैं दोस्तों, तो वो क्या हमारा भोजन है, उसको प्रदान करते हैं। दूसरा इसमें कड़ी आती है दोस्तों, वो होती है उपभोक्ता की, यानी कंज्यूमर्स की। और कंज्यूमर्स को दोस्तों हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कंज्यूमर यानी शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी, और तीसरा हो गया सर्वाहारी। तो दोस्तों शाकाहारी कौन है, शाकाहारी कंज्यूमर दोस्तों वो है जो इन पेड़ पौधों को खाता है। सिर्फ किनको खाता है, पेड़ पौधों को खा करके इन पेड़ पौधों से भोजन लेता है और उस ऊर्जा को अपने शरीर में लेता है और अपने शरीर का पालन करता है। ठीक है, तो जीवित रहता है किसकी वजह से, पौधों की वजह से, क्योंकि वो पेड़ पौधों को खाता है। तो वो हो गया शाकाहारी, यानी कि हार्बीवोरस बोलते हैं, जैसे कि गाय, बकरी और खरगोश। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों मांसाहारी। मांसाहारी नहीं, कार्निवरस बोलते हैं इसे। कार्निवरस मतलब मांसाहारी, जो इन शाकाहारी पशुओं को खाए। ठीक है, इन शाकाहारी पशुओं को खाए, जैसे जैसे मान लो ये भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं द्वितीय मांसाहारी, एक होते हैं तृतीय, यानी कि सेकेंडरी और टेटरियस। ठीक है, कार्निवरस से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हो गया सेकेंडरी और एक हो गया टेरिटरी। ठीक है, तो सेकेंडरी जो दोस्तों होते हैं, सेकेंडरी वो होते हैं जो शाकाहारी को खाते हैं, जैसे चूहा, मेंढक। ये क्या करता है, शाकाहारी कीट जीव जो होते हैं छोटे छोटे उनको खाते हैं, तो वो हो गए सेकेंडरी। और जो टेरिटरी होते हैं मांसाहारी, यानी कि तृतीय मांसाहारी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो पहले जो मांसाहारी इनको भी खा जाए, यानी कि दूसरे वालों को भी खा जाए, जैसे कि बाघ और बाज। तो बाघ क्या करता है, बीच वाले जो है दोस्तों उनको खा जाता है। बाज क्या करता है, बाज मेंढक को खा जाता है, बाज चूहे को खा जाता है, और सांप है, सांप मेंढक को खा जाता है, चूहे खा जाता है। ये क्या हो गया, ये टेरिटरी उसमें आ गया मांसाहारी में। जैसे मैं आपको 4 एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं दूसरे और तीसरे के, और इसके अलावा बताता हूँ मांसाहारी में कौन कौन आते हैं। शेर आता है, बाघ आता है, मेंढक आता है, सांप आता है, किंग आता है, किंगफिशर आता है, छिपकली जो है, ये सब क्या है, मांसाहारी के अंतर्गत आती हैं। और इनके 2 भाग हैं, एक जो कि शाकाहारी को खाता है और एक जो मांसाहारी ही मांसाहारी को खाता है। ठीक है, और तीसरा होता है दोस्तों सर्वाहारी। सर्वाहारी होता है यानी कि ओमनीवरस। ओमनीवरस का मतलब होता है दोस्तों, ओमनीवरस यानी कि जो जो तीनों को खा जाए, यानी कि जो पहले वाले शाकाहारी को भी खा जाए, और मांसाहारी यानी कि द्वितीय मांसाहारी को भी, और तृतीय किसी को भी, यानी सबको खा जाए, वो होता है कौन, वो होता है ओमनीवरस, यानी कि सर्वाहारी। यानी कि जैसे मनुष्य, आदमी सबको खा जाता है हर। ठीक है, इंसान को भी खा जाता है, जानवर को खा जाता है, कुत्ता सबको खा जाता है। ठीक है ना। और दूसरा होता है कुत्ता, भालू, मैना और चींटी। तो दोस्तों मोस्टली जो है ये 4 ही हैं जो एग्जाम्पल के रूप में हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तीसरा आप जैविक घटक का हो गया अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। डिकम्पोजर को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं एक तरह से जो मृत चीज़ें हैं वो जो मृदा में या मिट्टी में इस मतलब वातावरण में पड़ी रहती है दोस्तों, उनको ख़त्म कर देना, अपघटित कर देना और उसको या तो वायुमंडल में फैला देना या मिट्टी में खाद के रूप में पौधों को देना। ये काम होता है दोस्तों अपघटकों का। और अगर अपघटक नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर पूरे जिसमें जितने भी मृत लोग हैं या मृत चीज़ें हैं दोस्तों, वो सब क्या हो जाएंगे यहाँ पर ख़त्म नहीं होंगी और सब दुर्गंध से और गंध से ही मर जाएंगे बीमारियों से। ठीक है, तो उन सबको ख़त्म करने का काम किसका होता है, इनका अपघटकों का, कंपोजर का होता है। यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं, इनको सफाई कर्मचारी भी बोलते हैं। यानी कि हमारे वायुमंडल का सबसे बड़ा सफाई कर्मचारी कौन होता है, अपघटक होता है। ठीक है, और दूसरा इनका काम होता है मृत प्राणियों को पौधों का भोजन देना। मृत प्राणियों को खत्म करके पौधों को भोजन के रूप में प्रदान, इस ऊर्जा को पौधे, यानी कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो बदलती रहती है। ठीक है, ये इसका काम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे पॉइंट है जैसे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ऊर्जा जो होता है कभी भी खत्म नहीं होती है, ना ही पैदा होती है, वो क्या होती है, रूपांतरित होती है, तो वो घूमती रहती है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि उत्पादक से बनेगा उपभोक्ता, उपभोक्ता को अपघटक खाएंगे, अपघटक को फिर दोबारा से उत्पादक को ही दे देंगे। यानी कि जो दोस्तों एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है, वो घूम रही है। ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होती। तो अब जैसे तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसको दोस्तों सेफोफाइट्स भी बोलते हैं और रिड्यूजर्स भी बोलते हैं। रिड्यूस माने कम करना, खत्म करना, रिड्यूजर्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये इनके नाम भी हो गए, इन 3 नामों से पुकारा जाता है। और ये कौन कौन होते हैं, मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु। मोस्टली ये 3 होते हैं, मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु जो होते हैं ये अपघटन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया जैविक घटक। अब दूसरा होता है दोस्तों अजैविक। अजैविक घटक को दोस्तों कुछ लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक कार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक, और एक कार्बनिक घटक के रूप में, एक ऑर्गेनिक घटक के रूप में। ठीक है, लेकिन एक तीसरा भी है जो लोग चर्चा में करते हैं, वो है भौतिक घटक यानी कि फिजिकल कंपोनेंट। मैं आपको बताता हूँ, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है जैसे कि मृदा, जल, वायु, प्रकाश, खनिज तत्व, चट्टान है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं। ठीक है, अकार्बनिक घटक हैं। दूसरे हैं कार्बनिक घटक यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स यानी वसा और एमिनो अम्ल। ये सब क्या है, ये कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जिसमें कार्बन होता है। जिनमें कार्बन होता है वो कार्बनिक, जिनमें कार्बन नहीं होता वो हो गए अकार्बनिक। ठीक है, और तीसरा दोस्तों भौतिक घटक, जिसको अब नया मैं आपको बता रहा हूँ, वो है फिजिकल कंपोनेंट, जैसे जलवायु, ताप, प्रकाश, सौर ऊर्जा। ये हो गए दोस्तों भौतिक घटक के फिजिकल कंपोनेंट के रूप में, जो कि अब आजकल हमारे इस जो हमारे घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसको इफेक्ट करता है, यानी कि हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। वो भी उनकी भी गणना इकोसिस्टम में की जानी चाहिए, इसलिए इसको तीसरे रूप में बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा घटक। तो इस घटक पे ही दोस्तों एक प्रश्न आपका यहाँ पक्का हो जाएगा। और मैंने आपको एनर्जी चार्ट बता दिया कि एनर्जी हमेशा साइकिल होती थी, घूमती रहती है। छोटा है, बाकी आगे जब डिटेल में होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों और मैं बताता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम्स। क्या विशेषताएं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, मोटी मोटी वो आपको बताता हूँ। जैसे सुनिश्चित कार्यशील क्षेत्रीय इकाई सभी जीवधारियों उनके भौतिक परिवर्तन के सकल योग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये प्रश्न में कई बार पूछा जाता है, तो ये इस आधार पर मैंने बताई है। 3 मूलभूत संगठक होते हैं दोस्तों, एक जैविक यानी कि बायोम संगठक, दूसरा होता है अजैविक तथा भौतिक, ये निश्वास, जल, स्थल, जलवायु, और तीसरा होता है ऊर्जा, को भी अब इकोसिस्टम का तीसरा महत्वपूर्ण संगठक माना गया, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊर्जा को तीसरा माना गया है। अब इसके अलावा तीसरी बात है दोस्तों महत्वपूर्ण, वो ये है कि ऊर्जा जैविक तथा भौतिक संगठनों के माध्य जटिल परिस्थिति की अनुक्रियाएं, यानी कि ऊर्जा क्या करती है, इनके बीच की एक अनुक्रिया है। क्या है दोस्तों, अनुक्रियाएं हैं, तो ये भी आपको महत्वपूर्ण याद है। चौथा मुक्त तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इकोसिस्टम में मुक्त तंत्र होता है, ओपन ही होता है हमेशा, कभी भी बंद क्लोज नहीं आएगा, आप ध्यान रखिएगा। 5वीं बात, परिस्थिति तंत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या करता है, यानी कि इकोसिस्टम क्या करता है, प्राकृतिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उल्टा आ जाएगा प्रश्न, आप समझ जाइए, प्राकृतिक संसाधनों का इकोसिस्टम प्रतिनिधित्व करता है। 6ठी बात है दोस्तों संचारित तथा सुसंगठित। ये तंत्र जो कैसा होता है, वो संचालित होता है और सुसंगठित ही होता है। ठीक है, और 7वां नंबर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इकोसिस्टम को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, एक जलीय यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम और दूसरा स्थलीय यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि स्थलीय। ठीक है दोस्तों, और जो जलीय है यानी कि सागरीय जो इकोसिस्टम है दोस्तों, वो विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। ये भी आप ध्यान रखिए, पूछने अगर प्रश्न आ जाता है तो, कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, वो सागरीय होता है। ठीक है,
आठवां है दोस्तों, और सबसे सूक्ष्म कौन सा होता है वो दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आठवां होता है जलीय तथा महासागरीय तंत्र, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नौवां जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों के प्रयास से यह इकोसिस्टम काम करता है, यानी कि जैविक और अजैविक, यानी कि आपका जो है बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट के मिलने से ही यह चक्र चलता है, ये इकोसिस्टम चलता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है, न तो उत्पन्न होती है न ही कभी उसका क्षय होता है। 11वें बात है, देखो इकोसिस्टम में जितनी अधिक विविधता होगी खाद्य संग्रह में, इकोसिस्टम उतना ही संतुलित होगा। ये प्रश्न दोस्तों आप याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न सही और गलत के रूप में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा पार्ट रहा। आगे फिर हम आपको इसी प्रकार से आपको वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहो। अगर कोई भी मुझसे किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, खासकर नेट की, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।